स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पर है। कोलेस्ट्रॉल जैसा कि आप जानते हैं मोस्ट पब्लिसाइज्ड लिपिड है इन द वर्ल्ड। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने यही सुनते हुए ही हम बड़े हुए हैं कि कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का आपस में संबंध होता है कि ये नहीं खाइए, इतना फैट मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ये हमें सुना है, इसी को सुनते हुए हम बड़े हुए हैं और अपनी डाइट भी इस हिसाब से करते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे हार्मोन्स को भी बनाने में, उनके प्रिकर्सर्स को अफेक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेटिक पाथवे है उसके इंटरमीडिएट्स और भी बहुत सी चीज बनाते हैं। तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनिमल सिस्टम है और ये इम्पॉर्टेंट होते हुए भी डाइट में इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी यू विल नॉट बॉदर फॉर द एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इन योर डाइट विच विल गिव यू द कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट है मगर इसकी डाइट में इसका इंक्लूड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एनिमल सेल है या एनिमल ऑर्गन है वो कोलेस्ट्रॉल को खुद ही बना लेते हैं सिंपल प्रिकर्सर से, लाइक एसिटिल कोएंजाइम ए। तो कोलेस्ट्रॉल पर आज हम बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल का जो एक 27 कार्बन का ये कंपाउंड होता है, इसमें 4 रिंग होती हैं और उस रिंग को बनाने के लिए आइसोप्रीन यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। जो बेसिक यूनिट काम करते हैं वो 5 कार्बन कंपाउंड है आइसोप्रीन, जिसकी जरूरत पड़ती है। भले ही वो आइसोप्रीन अल्टीमेटली, यानी जो 2700 कार्बन है, अल्टीमेटली वो बनते एसिटिल कोएंजाइम ए से ही है। तो इसको देखने के लिए कि एसिटिल कोएंजाइम ए के कार्बन ही कोलेस्ट्रॉल को बना रहे हैं, 2 तरीके अपनाए गए। एक एनिमल को दिया गया कि जो एसिटिक यानी जो एसीटेट है उसका मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसे रेडियो एक्टिव कर दिया गया C14 से, और एक को दूसरा डाइट दी गई जिसमें कि एसीटेट वाला कार्बन जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन जो है, उसमें C को रेडियो एक्टिव कर दिया गया। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना है उससे हमें ये समझ में आता है कि कौन सा कार्बन कहाँ जा करके लगता है। तो उसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का जिसमें 4 रिंग है, A, B, C एंड D। इसके डिफरेंट कार्बन को जब हम नोट करते हैं तो 27 कार्बन होते हैं। ये 27 कार्बन आइसोप्रीन के 6 सब यूनिट को मिला करके बनते हैं। लेकिन कौन सा कार्बन एसीटेट के कौन से कार्बन से बना है, इसके लिए मैंने अभी बताया था आपको कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि मिथाइल ग्रुप वाले को अगर हम रेडियो एक्टिव करते हैं तो वो ब्लैक कलर से बना हुआ है। जितने भी ब्लैक हैं कार्बन ये सारे मिथाइल वाले हैं, और रेड वाला कार्बन वो है जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप को C14 फीड करके उसे बनाया गया है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कार्बन की सेटिंग कहाँ कहाँ हुई। दूसरा आपको ये भी पता लग जाता है कि अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो उसके साथ ही अटैच कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एसीटेट होगा वो CH3COO होगा। यानी एसिटिल कोएंजाइम अगर हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे? OSCOA। तो अगर एक ब्लैक आ रहा है तो उसके साथ एक रेड भी आ रहा है। देखिए, एक रेड है, फिर इसके बाद ब्लैक है, रेड है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है। तो ये शो करता है कि ये जो कार्बन का स्केलेटन है इसका 27 कार्बन का, इट कम्स फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। तो एसिटिल कोएंजाइम ए से जब हम इसकी
बात करते हैं सिंथेसिस की, तो ये 4 स्टेप में पूरा होने वाला एक जनरल रिएक्शन है जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लास्ट में जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो उससे और उसके जस्ट पहले वाले जिसको हम जानते हैं उसके बीच में ही 20 और रिएक्शन हो जाते हैं। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का सिंथेटिक रिएक्शन सिस्टम है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार ये 4 रिएक्शंस होते हैं। पहला जैसे है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। कंडेंसेशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करके क्या बनाते हैं, मीवालोनेट। फिर क्या होगा कि मीवालोनेट जो है रिड्यूस होकर के आइसोप्रीन सब यूनिट्स बना लेगा, और ये आइसोप्रीन के 6 यूनिट्स 6 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन मिल करके एक 30 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं स्क्वालीन। और चौथे रिएक्शन में ये जो स्क्वालीन एक जो लीनियर कंपाउंड है उसका साइक्लाइजेशन होता है, यानी वो लीनियर से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल जाता है टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये एक 4 जनरल रिएक्शन है जिसमें आपने देखा मीवेलोनेट एक पहला प्रिकर्सर है जो बनता है। इस पे एग्जाम में भी सवाल आता है कि मीवेलोनेट कहाँ बने। तो मीवेलोनेट जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है जिसमें से बाद में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और आइसोप्रीन 5 कार्बन के बनते हैं, और वो 5 वाले 6 यूनिट्स एक साथ यानी 6 × 5 = 30 एक स्ट्रक्चर स्क्वालीन बनाएंगे। कंडेंसेशन यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन होगा, और वो जो लीनियर एक स्ट्रक्चर बना है उसका साइक्लाइजेशन होगा, यानी वो बीच में से मुड़ करके इस तरीके से मुड़ करके एक वो रिंग बना लेगा, और वो रिंग स्क्वालीन कहलाता है। वो रिंग जो स्क्वालीन से बना है वो बाद में सम 20 more reactions takes place to form कोलेस्ट्रॉल। यानी स्क्वालीन के बाद 20 रिएक्शंस और हैं जो होते हैं, जिसे हम यहाँ नहीं बात करेंगे उसकी, क्योंकि वो हमारे एम्बिट से बाहर है। उसके बाद ही कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से कि कंडेंसेशन ऑफ एसीटेट। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में कंडेंस होकर के एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। फिर उसके बाद इसमें एक एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि तीसरा कंपाउंड है, यानी 2 के बाद एक और, वो इसके साथ जुड़ करके बीटा हाइड्रोक्सी बीटा
मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए बनाता है, जिसे हम HM और G कोएंजाइम ए बोलते हैं। HMG कोएंजाइम ए। HMG जब रिड्यूस हो जाएगा तो रिडक्शन के बाद मेवालोनेट बना देगा। मेवालोनेट बनाएगा कब? जब इसमें रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका हम थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर हम इसे स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे कि दो कंपाउंड जो है किसके, एसिटिल कोएंजाइम ए के, जिसमें कि एसिटिल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, तो हमने ट्रांसफरेज लिखा एंजाइम की सहायता से, जब ये कंडेंस करते हैं तो एक एसिटिल कोएंजाइम ए का जो कोएंजाइम वाला पार्ट है वो बाहर निकल जाता है और इस तरीके से जो एक वाला है वो आगे रहेगा, उसका जिसका पार्ट निकल गया वो पीछे इस तरीके से जुड़ जाता है। तो ये एक 4 कार्बन कंपाउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए बोलते हैं। 2 यहां हो गए, तो तीसरा फिर इसमें आता है, तीसरा एसिटिल कोएंजाइम ए फिर आता है। ये जो इसकी कार्बन का स्केलेटन है वो अब कहाँ लगेगा? वो इसके पीछे नहीं लगेगा बल्कि इस कार्बन पे लगेगा, जो कि बीटा कार्बन है। आप जानते हैं कार्बोक्सिल कार्बन के बगल वाले को अल्फा और उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं। तो इस बीटा वाले कार्बन पे लगता है, इसलिए हमने इस वाले जो सिंपल लीनियर था, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे हम कार्बन लिख सकते थे, उस स्ट्रक्चर को अब हमने सीधा बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि जो 1 2 3 4 था उसमें 1 और 2 इस मेथाइल को का 1 छीन लिया गया है। इसकी जो कैटेगरी क्यों छीन लिया गया है? क्योंकि यहां पर मिथाइल के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है, तो अब हम यहां से 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4 इसे। तो इसीलिए अब ये ऐसे हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर बना था, अब ये वर्टिकल स्ट्रक्चर बना है। इसका रंग भी अलग इसलिए बताया है कि जो थर्ड वाला एसिटिल कोएंजाइम ए है वो 4 कार्बन की बैकबोन को वो बनाता है, न कि पहले जो बना रहा था मिथाइल ग्रुप। अब आप जानते हैं कि इसके बगल वाला अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा यानी बीटा में मिथाइल भी लगा है, बीटा में हाइड्रोक्सी भी लगा है। तो 3 हाइड्रोक्सी बीटा यानी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल, और ये 4 है तो 4 के बाद अब ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब ये ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए हुआ। तो ये क्या हुआ? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए। इसमें यहां पर अभी कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बोक्सिल ग्रुप को, यानी जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसे हम रिड्यूस करेंगे अल्कोहल में। तो रिड्यूस किससे होगा? 2 NADP यहां खर्च होते हैं और 2 NADP अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे कि ये जो कार्बोक्सिल वाला ग्रुप था ये रिड्यूस होकर के OH में यानी अल्कोहल में चेंज हो गया। जब ये अल्कोहल में चेंज हो गया तभी हम इसे मेवालोनेट बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ मेवालोनेट बाय कंडेंसेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि मेवालोनेट किस प्रकार से एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होकर के ये क्या बनाएगा? आइसोप्रीन। तो जब ये आइसोप्रीन बनाएगा, और एक्टिवेट कैसे होगा? इसमें 3 स्टेप्स में ATP जुड़ते हैं। तो ATP जुड़ने का मतलब है कि इसमें फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ता है 3 बार। तो आप जानते हैं कि जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ता है तो पायरोफॉस्फेट बनता है।
तो वो वाला स्ट्रक्चर रिएक्शन जिसमें ये मीवालोनेट जो 1 2 3 4 5 कंपाउंड का है, ये इसमें फॉस्फेट जुड़ेगा और फिर इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो डी कार्बोक्सिलेशन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसके निकलते ही और पायरोफॉस्फेट के जुड़ते ही ये आइसोप्रीन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। तो वो कैसे होगा वो हम आपको अभी यहां दिखाते हैं। मान लीजिए इसी से हम बनाना शुरू करें तो मीवालोनेट में सबसे पहले क्या जुड़ेगा, एटीपी, और अपना एक फॉस्फेट वो ट्रांसफर करेगा। तो जब फॉस्फेट ट्रांसफर करेगा तो ये वाला पोर्शन जो है CH2O, तो CH2O के साथ एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा। चलिए यही बना देते हैं फिर से। तो हमने देखा कि मीवालोनेट में ATP 3 बार जुड़ेगा। तो 3 बार ATP जोड़ने वाले कौन कौन से रिएक्शन है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और तीनों बार जब जुड़ेंगे तो ये अपना एक एक ग्रुप फॉस्फेट जोड़ेंगे। अब देखिए ये वाला स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, इसमें एक फॉस्फेट जुड़ गया इस H की जगह, सॉरी ये OH की जगह एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर जो फॉस्फोट्रांसफरेज है क्योंकि 5 यानी इधर से 1 2 3 4 5 है, इसलिए 5 फॉस्फोट्रांसफरेज से 5 फॉस्फोमेवालोनेट बन गया केवल मेवोलेनेट से। इसी प्रकार जब एक और जुड़ा काइनेज से तो 5 पायरोफॉस्फेट, चूंकि 2 फॉस्फेट जुड़ा है इसलिए हम 5वें नंबर पे 5 पायरोफॉस्फेट मेवोलेनेट है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें फॉस्फेट भी जुड़ता है और मतलब डीकार्बोक्सिलेज जो पायरोफॉस्फोमेवोलेनेट डीकार्बोक्सिलेज है वो एंजाइम में एक इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट वो होता है जिसमें कि कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और तीसरा फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है, जबकि तीसरे फॉस्फेट का सहारा लेकर के ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यानी 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फेट, ठीक है, 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फेट है, 1 2 3 पे तीसरा फॉस्फो है, 4 5 पायरोफॉस्फेट मेवोलेनेट का एक इंटरमीडिएट बनता है। यहां से ये दोनों ग्रुप यानी ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप दोनों इसे छोड़ देते हैं इसी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। तो मैंने फॉस्फेट बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो क्या बचता है फिर, केवल स्केलेटन बचता है कार्बन का जिसमें कि 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के एक नंबर 2 पर डबल बॉन्ड के कारण इसे अब हम क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड रीअरेंज होगा, यानी अब इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो केवल आइसोमराइजेशन का है, आइसोमरेज एंजाइम की वजह से। तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड रीअरेंज होकर के यहां आ जाएगा। तो जब यहां से एक डबल बॉन्ड हट जाएगा और वो वहां आ जाएगा तब हम इसे क्या बोलेंगे, जब ये डबल बॉन्ड हट गया तो ये CH2 की बजाय क्या हो गया, CH3। तो इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो हम इसका नाम क्या बोल देंगे, डाइमिथाइल
और पायरोफॉस्फेट। डाइमिथाइल एक और नाम बीच में बोलते हैं एलाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है। तो ये दोनों आपस में आइसोमर हैं, कोई चेंज नहीं है नंबर ऑफ एटम्स में, लेकिन केवल जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है नंबर 1 से नंबर 2 पर। तो डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट भी बनता है, एलाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, जो कि एक एक्टिवेटेड आइसोप्रीन ग्रुप है, और आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट भी बनता है, जो कि एक अलग एक्टिवेटेड आइसोप्रीन कंपाउंड है। तो जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या हुआ, मिवेलोनेट का कन्वर्जन हुआ किसमें, दो एक्टिवेटेड आइसोप्रीन कंपाउंड्स में, जिसमें एक का नाम आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट है, दूसरे का नाम डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट नाम है। अब इसके बाद तीसरा रिएक्शन क्या होगा, अब तीसरा रिएक्शन ये होगा, तीसरा स्टेप जो होगा, जो आप याद कीजिए हमने बताया था कि 6 कार्बन यानी 5 कार्बन वाले आइसोप्रीन के 6 मॉलिक्यूल, 5 कार्बन वाले आइसोप्रीन कंपाउंड के यानी आइसोपेंटेनिल या डाइमिथाइल एलील, इनके 6 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करेंगे और कंडेंस करके एक 30 कार्बन का स्क्वालीन बनाएंगे। तो जो एक्टिवेटेड पेंटेनिल कंपाउंड बने थे, जिसमें कि एक का नाम था आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, दूसरा का था डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ये आपस में कंडेंस कर जाते हैं और हेड टू हेड कंडेंसेशन हेड टू हेड या हेड टू टेल कंडेंसेशन होता है। हेड किसे कहते हैं, जिस पर कि पायरोफॉस्फेट का ग्रुप जुड़ा होता है, उस वाले हिस्से को हेड बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हेड और टेल के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है। जब हेड और टेल के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है तो सिंपली प्रेनाइल ग्रुप है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड कहते हैं, वो प्रेनाइल कंपाउंड ट्रांसफर हो रहा है। तो इस ट्रांसफर में जो एनर्जी है वो पायरोफॉस्फेट के निकलने से जाएगी, 2 पायरोफॉस्फेट है तो 1 निकल जाएगा। और ये देखिए हमने कैसे बनाया हुआ है इसे कि 1 2, बस 1 2 1 यानी 2 इसमें पीक्स हैं। ये दोनों ही पीक कैसे हमने बनाए हैं, जब ये पीक आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर हमें 1 2 3 4 है, ये जो चौथा वाला है इसको नीचे की तरफ नहीं करना है, इसको ऊपर की तरफ करना है। जैसे 1 2 3, एक यहां खींचना चाहिए था लेकिन अब हम इसे ऊपर ले गए। तो एक ग्रुप तो ये हो गया जिसमें कि 1 2 3 और ये चौथा ऊपर है। दूसरे वाले का भी इसी तरीके से 1 2 3, लेकिन चूंकि पायरोफॉस्फेट जुड़ा है इसलिए वो अभी नीचे ही आएगा। तो कुल मिला के कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन कंपाउंड बन गया, जिसको हम नाम बोल रहे हैं जिरानिल पायरोफॉस्फेट, क्योंकि अभी भी इसमें पायरोफॉस्फेट जुड़ा है। इस हेड टू टेल कंडेंसेशन में एक तीसरा भी आइसोपेंटेनिल कंपाउंड जुड़ता है, फिर से हेड टू टेल में ही जुड़ता है। तो आइसोपेंटेनिल कंपाउंड हमने यहां फिर से नहीं बनाया है, केवल लिख दिया है। तो क्या होगा कि इतना हम जानते हैं कि 1 2 3 और ये चौथा, ये 1 यूनिट है, फिर 1 2 3 और ये चौथा ये दूसरी यूनिट है, और तीसरी जो आइसोपेंटेनिल से वो क्या थी, 1 2 3, नीचे इसको इसलिए बना दिया है क्योंकि अभी भी ये पायरोफॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। और ये मिथाइल ग्रुप वाले हैं जो आइसोपेंटेनिल में थे। तो अब इसको मिला करके क्या बन गया, 15 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड, तो फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट। तो ये जिरानिल और फार्नेसिल क्या है, ये नाम वो है जो जहां से इन्हें पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था। जैसे जिरानिल कहां से है, जिरानियम ग्रुप के फ्लावर्स होते हैं, तो उसमें ये सेंट के रूप में मौजूद होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये रोज ऑयल में भी होता है जिरानिल। और फार्नेसिल कहाँ होता है, ये अकेशिया के जो फ्लावर हैं उनमें जो सेंट होता है उसमें से ये निकलता है।
तो ये नाम वहां से लिए गए हैं, उनका इन स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो ग्रुप है मतलब जो यूनिट है वो ये है, ये यूनिट है एक आइसोपेंटेनिल की यूनिट ये है। इसी प्रकार इसकी यूनिट ये है और दूसरे वाले तीसरे वाले की ये। तो ये हम आगे जा करके देखेंगे कि ये यूनिट जो है हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाने में आसानी दे रही है। फिर क्या होता है जब ये 15, देखिए ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 10 कार्बन कंपाउंड हो गया, ये 15 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब 2 15 वाले यानी 2 फार्नेसिल फिर से कंडेंस होंगे और साथ ही साथ रिड्यूस भी होंगे। इसमें एक NADPH खर्च होता है। जब ये होंगे तो देखिए फार्नेसिल का एक टुकड़ा दूसरे यानी यहां तक, ये एक फार्नेसिल है, वो दूसरे से पलट करके लगता है। अब ये हेड टू टेल हो रहा था कंडेंसेशन, हेड टेल, हेड और उसके टेल। अब ये क्या होगा, हेड टू हेड जो है कंडेंसेशन होगा और हेड टू हेड में कंडेंसेशन होने की वजह से सारे पायरोफॉस्फेट निकल जाएंगे, अब कोई बचेगा नहीं। तो एक का हेड इधर यानी दोनों का पायरोफॉस्फेट इधर था, इसलिए इसका सिर इधर है, इसका सिर इधर है। तो एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट यानी 15 ये हो गए, फिर 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। ये इस प्रकार से एक 30 कार्बन कंपाउंड का 30 कार्बन कंपाउंड का एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम स्क्वालिन बोलते हैं। यही स्क्वालिन बाद में जो 4th रिएक्शन है उसमें घूम करके फिर से साइक्लाइजेशन के तहत और भी बहुत सारे रिडक्शन, ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन, इन सब से अंडरगो होते हुए फिर वो एक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो जो जो चौथा स्टेप है वो क्या है कि इसका साइक्लाइजेशन होगा स्क्वालिन का, और स्क्वालिन का साइक्लाइजेशन होगा तो सबसे पहले ये ऑक्सीडेज और रिड्यूस होगा। तो स्क्वालिन मोनो ऑक्सीजिनेज, मोनो ऑक्सीजिनेज में जो यहां का कंपाउंड है यानी जब साइक्लिक हो जाएगा तो मोनो ऑक्सीजिनेज एक इपॉक्सी कंपाउंड बनाता है जिसको हम मोनो ऑक्सीजिनेज है प्लस रिडक्शन है। रिडक्शन किसकी वजह से, NADPH2 की वजह से है, NADPH2 की वजह से है। और इसमें जो है ऑक्सीजन भी जुड़ेगी, यानी ये भी जुड़ रहा है, ये भी पार्ट ले रहा है और ऑक्सीजन भी पार्ट ले रहा है। तो एक कंपाउंड बन रहा है जिसको हम स्क्वालिन 2,3 इपॉक्साइड बोल रहे हैं। अब यहां के बाद अगर वो प्लांट में है तो प्लांट में स्टिग्मास्ट्रॉल बनाएगा, प्लांट में वो बनाएगा, हाँ स्टिग्मास्ट्रॉल बनाएगा, और फंजाई में एर्गोस्ट्रॉल बनाएगा, और एनिमल में लैनोस्टेरॉल बनाएगा। तो लैनोस्टेरॉल फिर से 20 रिएक्शंस के लगभग अंडरगो होकर के इट अंडरगोज around 20 reactions to form finally a cholesterol। ये इसके सिंथेसिस का स्ट्रक्चर है। यहां अब हमने स्क्वालिन 2,3 इपॉक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, लेकिन हम एक थोड़ा सा ये बना दें कि जो साइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें उस वाले में जो ऑक्सीजन यहां जुड़ जाती है
एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ती, क्योंकि इसी ऑक्सीजन को बाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाना है। क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल को जब हम बनाए थे, पहले भी बनाया था कि इस वाले जब ये साइकिल बन जाएगा तो जो पहला है, पहले के बाद मतलब पहला यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला दूसरा तीसरा, यानी 2 और 3 इपॉक्साइड है, वो वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है, जिससे कि वो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो ये वाला ही केवल हम स्ट्रक्चर आपका बनाए दे रहे हैं। 2 और 3 अभी दूसरे डायरेक्शन में 2 और 3। ये इसलिए मैं पूरा नहीं बना रहा हूं कि कभी भी आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में कि आप पूरा स्ट्रक्चर ही बना पाए। ये तो हो सकता है जल्दी जल्दी में आप बना भी लेंगे, लेकिन यहां पर उसको साइक्लिक रिएक्शन दिखाना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद जब स्क्वालिन 2,3 इपॉक्साइड, यानी इसमें अभी ये इस तरीके से और बनेगा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर वो बनेगा, मतलब पूरी एक साइकिल है, वो हम नहीं बना रहे यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा कि ये साइक्लेज, क्योंकि स्क्वालिन को साइक्लिक बनना है। अगर ये एनिमल में है तो ये क्या बना देगा, लेनोस्टिरॉल। अगर ये प्लांट्स में है तो क्या बना देगा, स्टिग्मा स्टिरॉल। अगर ये फंजाई में है तो क्या बना देगा, एर्गास्टिरॉल। और यही साइक्लेज कंपाउंड अगर एनिमल में और आगे जाता है तो यहां पर कोलेस्ट्रॉल बना देगा। तो इस साइक्लेज से वहां तक बनने में भी बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। ठीक है, तो ये जो चौथा स्टेप है इसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आपको बताया है। इसलिए नहीं बताया कि इसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे याद किसी भी उसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना यहां तक याद रखना है कि 2 फार्नेसिल, यानी फार्नेसिल कंपाउंड जो है वो दो फार्नेसिल कंपाउंड एक ही आपस में कंडेंस होते हैं हेड टू हेड और मिलकर एक स्क्वालिन 30 कार्बन कंपाउंड्स बना लेते हैं, जो बाद में ऑक्सीजनेज और रिड्यूस और साइक्लाइज हो करके डिफरेंट टाइप के स्ट्रॉल बनाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो बैक्टीरिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट का, वहां पर स्ट्रॉल जो है वो मेवालोनेट इंडिपेंडेंट पाथवे से बनता है। कहाँ पे बनता है, बैक्टीरिया में और क्लोरोप्लास्ट में। बाकी प्लांट में तो बनेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात हो रही है। प्लांट में तो इसी तरीके से बन रहा है, स्टिग्मा स्टेरॉल बन रहा है। लेकिन जो बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बनता है तो वो मेवालोनेट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के तहत बनता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव सवाल में आ जाए। तो कोलेस्ट्रॉल में इतना ही है। इसके बाद एनिमल की फिजियोलॉजी आ जाती है कि कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार से मूव करता है, यानी LDL है, HDL है, VLDL है, इस तरीके से वो
उसका क्या रोल है और वो ब्लड में किस तरीके यानी एपोलिपोप्रोटीन के रूप में कैरियर के साथ वो रन करता है ब्लड में, और उसके डिफरेंट रूट्स होते हैं जो भी मैंने आपको बताया, डिफरेंट फॉर्म्स है, LDL, VLDL, HDL, वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, वो फिर कोलेस्ट्रॉल के टाइप में डिस्क्राइब होगा। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो जो याद रखनी है आपको, वो क्या है, आइसोपेंटेनिल पाइरोफॉस्फेट। ये जो इंटरमीडिएट है, ये बहुत सारे रिएक्शंस मतलब बहुत सारे कंपाउंड का एक इंटरमीडिएट है। ऐसा नहीं है कि केवल ये जो है आपको वही बनाता हो कोलेस्ट्रॉल। तो ये वाला आपको इस कंपाउंड का नाम याद रखना है, क्योंकि अगर हम इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो बहुत सारे हार्मोन, विटामिन, जैसे विटामिन के है, विटामिन डी है, बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि सेक्स हार्मोन है या ग्लूको एड्रिनल वाले हार्मोन है, उन सब के सिंथेसिस में ये एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रिकर्सर या इंटरमीडिएट का काम करता है। तो आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।